जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी के संक में बात एक और महावीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। इस महावीर ने सरहद पर दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए और उसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बात करेंगे इस महायोद्धा की, लेकिन उससे पहले डिफेंस डायरी में तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों को नोट कर लेते हैं। मौजूदा दौर में तीनों सेनाओं के सामने जो चुनौतियां हैं उसको देखते हुए तीनों सेनाएं मिलकर आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रही हैं और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक तीनों सेनाओं के टॉप कमांडर्स की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच भोपाल में हुई। ये बैठक चाहे बात सरहद पर चीन और पाकिस्तान की चुनौती हो या फिर देश और दुनिया के जो हालात हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर और आने वाले दिनों में तीनों सेनाओं के सामने जो चुनौतियां होंगी उसको कैसे साझा तरीके से उसका मुकाबला किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई। खासतौर से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की ये पहली कंबाइंड कमांड कॉन्फ्रेंस थी जिसको लेकर उन्होंने काफी तैयारी की। न सिर्फ थिएटर कमांड को लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सामने तीनों सेनाएं कैसे मौजूदा हालात और आने वाले दिनों की चुनौतियों से साझा तरीके से लड़ें, उसको लेकर साझा रणनीति, साझा जो एसेट हैं, उपकरण हैं, हथियार हैं, मिसाइल हैं, इसके साथ ही मैन पावर है, सैनिक हैं, सभी चीज़ों को आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे एक साथ इस्तेमाल किया जाए जिससे दुश्मन के खिलाफ कारगर जीत हो। प्रधानमंत्री के सामने तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य, सहयोग बढ़ाने के लिए और इंटीग्रेशन बढ़ाने की को लेकर एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेनाओं के बीच चाहे दुश्मन से निपटने के हालात हों या कोई आपदा हो उसमें साझा रणनीति की बात करते रहे हैं और इसके साथ ही तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी दिशा में तीनों सेनाओं को लगातार स्वदेशी हथियारों से लैस करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय लगातार काम कर रहा है, क्योंकि अब मार्च में वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में लगातार तीनों सेनाओं के लिए मेक इन इंडिया के जरिए स्वदेशी हथियार खरीदने की दिशा में काम हो रहा है और इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने करीब 3000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया गया और ये प्रोजेक्ट हिम शक्ति इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे जुड़ी जो स्वदेशी इंडस्ट्री उद्योग हैं उनको बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही सरहद पर सेनाओं की ताकत को भी बढ़ाएगा। इससे पहले भी लगातार पिछले अगर हम मार्च महीने में देखें तो रक्षा मंत्रालय ने चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की बात की जाए, चाहे हमारे जो शिपयार्ड हैं जो युद्धपोत बना रहे हैं, इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो भारतीय सेना के लिए चाहे LCA तेजस बनाने की बात हो, उसके अलावा स्वदेशी हेलीकॉप्टर बनाने की बात हो, उस दिशा में 3000 से लेकर कई और ऐसे प्रोजेक्ट स्वदेशी जो उद्योग हैं उनको दिए हैं, जिससे तीनों सेनाओं की जो हर हथियारों और की जरूरत है उसको मेक इन इंडिया के जरिए पूरा किया जाए। लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है, चाहे भारतीय वायुसेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने की बात हो, LCA तेजस देने की बात हो, इसके अलावा नौसेना को हेलीकॉप्टर की बात हो और भारतीय सेना के लिए चाहे आर्टिलरी गन की बात हो, सभी बड़े हथियार अब मेक इन इंडिया के जरिए देश में बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर की हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के लिए। तीनों सेनाओं में अग्निवीर स्कीम लागू होने के बाद पहली बार भारतीय नौसेना में करीब 2500 से ज्यादा अग्निवीर इसी हफ्ते पास हुए हैं। चिल्का नेवल एकेडमी से 2585 अग्निवीर पास आउट हुए, जिसमें 272 लड़कियां हैं और ये पहली बार है जब भारतीय नौसेना में अग्निवीर के तौर पर, नौसैनिक के तौर पर लड़कियों को, महिलाओं को मौका दिया गया है। 272
महिलाएं शामिल हुई। 28 मार्च से इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी और इस ट्रेनिंग के 16 हफ्ते की ट्रेनिंग के दौरान नौसैनिक अग्निवीरों को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, चाहे स्विमिंग की बात की जाए, चाहे फायरिंग की बात की जाए, चाहे दूसरी तरह की ट्रेनिंग की बात की जाए। उन्हें हर तरह की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और अब ये 2500 से ज्यादा अग्निवीर नौसेना के हर बेस, हर युद्धपोत, हर जगह तैनात होने के लिए तैयार हो गए हैं। नौसेना तीनों सेनाओं में पहली ऐसी फोर्स है जिसने सैनिक के तौर पर, नौसैनिक के तौर पर लड़कियों को मौका दिया और पहली बार अग्निवीर स्कीम के तहत 272 अग्निवीर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना में भी जो अग्निवीर हैं वो अलग अलग जगह से पास आउट होकर सेनाओं में शामिल होंगे। शुरुआती दौर में अग्निवीर स्कीम को लेकर काफी आशंकाएं थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उनकी ट्रेनिंग हो रही है और युवाओं में जो जोश नजर आ रहा है उसको देखते हुए सेनाएं लगातार अग्निवीर स्कीम के तहत आगे बढ़ रही हैं। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे महावीर की, एक ऐसे महायोद्धा की जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परचम लहराया। साल 1987 में सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायक प्रेम बहादुर गुरुंग ने अपने प्राण न्योछावर करके पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने न सिर्फ आमने सामने की गोलाबारी और हैंड ग्रेनेड के जरिए दुश्मन को पीछे खदेड़ा, बल्कि बिल्कुल नजदीक की गुत्थम गुत्था की लड़ाई में अपनी खुकरी से पाकिस्तान के 3 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। कहा जाता है जब दुश्मन से मुकाबला होता है तो आखिरी हथियार के तौर पर एक गोरखा सैनिक अपनी खुकरी का कारगर इस्तेमाल करता है। यही काम प्रेम बहादुर गुरुंग ने किया। नायक प्रेम बहादुर गुरुंग का जन्म 22 नवंबर 1956 को नेपाल के कास्की जिले के सिंधानी गांव में हुआ। 20 साल की आयु में वो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए आए और उन्हें 4 गोरखा राइफल 3/4 GR बटालियन में उन्हें सैनिक के तौर पर वो शामिल हुए। उसके बाद वो अलग अलग सरहद पर तैनात रहे। उनकी शादी हो गई, उनकी 2 बेटियां हुई और साल 1987 में उनके 10 साल की सर्विस होने पर उन्हें नायक के तौर पर प्रमोशन मिला। लेकिन उसके ठीक बाद उन्हें एक बड़े ऑपरेशन में जाने की जिम्मेदारी मिली। सितंबर 1987 के दौरान जब सियाचिन के कुछ ऊंचाई वाली पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जे की कोशिश की, उस दौरान भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया, जिसमें नायक प्रेम बहादुर गुरुंग की यूनिट को भी सियाचिन में तैनात किया गया। जून 1987 में पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत के तौर पर दिया और वहां पर नायक सूबेदार बाना सिंह ने जिस पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा किया उसे छुड़ाया, उसका नाम उनके नाम पर कर दिया और पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तानी सेना आसानी से दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पर अपना कब्जा नहीं छोड़ना चाहती थी और पाकिस्तानी सेना लगातार मौका देखकर कुछ अंतराल के बाद अलग अलग जगह पर अपने हमले करती थी। ऐसा ही एक हमला 23 सितंबर 1987 को किया गया, जब बिलाफोंड लॉ कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना पर एक हमला किया गया। भारतीय सेना ने उस हमले का जवाब दिया। 24-25 सितंबर को फिर से दुश्मनों ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी की, बड़े हथियारों से गोलाबारी की। उस दौरान नायक प्रेम बहादुर गुरुंग अपने सेक्शन के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ उस पोस्ट को संभाल रहे थे। उन पर जिम्मेदारी थी। पाकिस्तानी सेना लगातार भारी गोलाबारी कर रही थी, बड़े हथियारों से गोलाबारी कर रही थी। इस दौरान सेक्शन कमांडर हताहत हो गए और नायक प्रेम बहादुर गुरुंग को सेक्शन की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, पाकिस्तानी सेना लगातार कोशिश कर रही थी कि वो इस पोस्ट पर कब्जा कर ले और इस दौरान भारतीय सेना की जवाबी हमले में गोला बारूद भी खत्म हो रहा था। भारतीय सेना के 5 से 6 सैनिक शहीद हो गए। 24 सितंबर को लगभग सुबह 3 बजे दुश्मन सैनिकों ने एक आखिरी बड़ा कारगर हमला किया, जब दुश्मन की टुकड़ी बिल्कुल नजदीक से यानी कि 50 गज की दूरी से भारतीय पोस्ट पर निशाना बना रही थी। और जब नायक प्रेम बहादुर गुरुंग को इस बात का आभास हो गया कि अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है और अब यही वक्त है जब उन्हें अपनी
पूरी ताकत, पूरी वीरता दिखानी होगी। करो या मरो। और जैसे कि गोरखा सैनिक अपने युद्ध घोष में कहते हैं कि कायर होने से बेहतर मरना है, उसी युद्ध घोष को याद करते हुए उन्होंने अपने उस मोटो को दोहराते हुए उन्होंने आखिरी और कारगर जवाबी हमला की तैयारी की। उनके 6 से 7 सैनिक देश पर शहीद हो चुके थे, गोला बारूद खत्म हो रहा था और दुश्मन बिल्कुल 50 गज की दूरी पर बैठा पोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने, नायक गुरुंग ने अपनी बंकर से बाहर निकलते हुए दुश्मन पर ताबड़तोड़ राइफल से गोलाबारी शुरू कर दी, ग्रेनेड फेंके और दुश्मन इस तेज जवाबी हमले से हड़बड़ा गया, इधर उधर भागने लगा तो दुश्मन के सैनिक। और उसके बाद जब उनके ग्रेनेड खत्म हो गए, राइफल की गोली खत्म हो गई और अब नायक प्रेम बहादुर गुरुंग ने अपनी राइफल फेंक दी और अपना आखिरी हथियार खुखरी निकालकर वो दुश्मन पर मौत बनकर टूट पड़े। उस दौरान उन्होंने ऐसा भीषण हमला दुश्मनों के सैनिकों पर किया, एक के बाद एक उन्होंने 3 सैनिकों को, आगे बढ़ते हुए 3 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। खुद वो दुश्मन की सीधी गोलीबारी से घायल हो गए, उनके सीने पर गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन उनके इस भयंकर भीषण जवाबी हमले से दुश्मन बौखला गया, दुश्मन के पांव उखड़ गए और वो तितर बितर होकर पीछे भागने को मजबूर हो गए। नायक प्रेम बहादुर गुरुंग ने गोरखा सैनिक के तौर पर ऐसा कारगर और जवाबी हमला दुश्मन पर किया कि उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन दुश्मन की सीधी गोलीबारी से वो बुरी तरह से घायल हो गए और उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से ऑपरेशन मेघदूत के दौरान नायक प्रेम बहादुर गुरुंग ने ऐसा बेजोड़ कारनामा कर दिखाया जिसके लिए गोरखा सैनिक को याद किया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक कारगर ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसे आज भी युद्ध के इतिहास में याद किया जाता है। डिफेंस डायरी में हमने उसी युद्ध से जुड़े नायक प्रेम बहादुर गुरुंग की, जिन्होंने महायोद्धा के तौर पर अपनी पहचान कायम की। जय हिंद।